Assalamualaikum. My next topic from the neurology medicine is about the Guillain-Barré syndrome. सो Guillain-Barré syndrome क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर। जैसे हमने देखा था ना अभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इसी तरह Guillain-Barré syndrome भी क्या है? डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर है। इट इज़ एक्यूट इन्फ्लेमेटरी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या था? क्रॉनिक था, रिलैप्सिंग रिमिटिंग था। उसमें क्या थी? मोटर नर्व्स इन्वॉल्व हो रही थी, उसमें सेंसरी नर्व्स इन्वॉल्व हो रही थी, उसमें ऑटो इम्यूनिटी ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन हो रहा था। और उसमें आईज़ की और जो ऑप्टिक नर्व है वो इन्वॉल्व हो रही थी, और ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की चीज़ें इन्वॉल्व हो रही थी, पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। ठीक है, गुआन-बेरी सिंड्रोम में क्या है कि पॉलीरेडिकुलर न्यूरोपैथी है। इसमें क्यों कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व होंगी? इसमें लोअर मोटर डिसफंक्शन होगा मोस्टली। ठीक है, तो इट इज़ एक्यूट, रैपिडली प्रोग्रेसिव, एक्वायर्ड है, डीमाइलिनेटिंग है, ऑटो इम्यून डिजीज़ ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स। सो डिफरेंस चेक करें। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या था? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स इन्वॉल्व हो रही थी, वहाँ पे पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। यहाँ पे क्या है? पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं। हो वही रहा है, डीमाइलिनेशन हो रही है, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से हो रही है। बट जो हमारा वो भी डीमाइलिनेटिंग ऑटो इम्यून था, बट ये एक्यूट है, वो क्रॉनिक था मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये क्या है? एक्वायर्ड है, वो मोस्टली जेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मिल के कॉज कर रहे थे। वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये पेरिफेरल नर्व्स का है। इट इज़ मोस्ट कॉमन एक्यूट पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन जो है डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर था, इसी तरह ये एक्यूट पेरिफेरल न्यूरोपैथी मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो इसके आपके मेडिसिन वार्ड में आपने कोई पेशेंट देखा होना चाहिए, अभी तक आते होते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? ऑटो इम्यूनिटी डीमाइलिनेशन सिंड्रोम होगी। क्या होगा कि टी सेल मेडिएटेड उसी तरह इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होगा, जो कि इंड्यूस होगा बाय एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस। ठीक है, और इन्फेक्शंस की हिस्ट्री होगी। पेशेंट्स बताएंगे कि 1 से 3 हफ्ते पहले हमें जो है कोई इन्फेक्शन हुआ था, लाइक डायरिया की तरह ना। जैसे मोस्ट कॉमन इसमें जो होता है दैट इज़ कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई, इसकी वजह से। ठीक है, साइटोमेगलो वायरस की वजह से कोई इन्फेक्शन हो सकता है, एप्स्टीन बार वायरस की वजह से हो सकता है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया की वजह से हो सकता है, हर्पीस की वजह से। होता क्या है कि वही हमारी और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं बॉडी की, जो इनके अगेंस्ट, इन इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वर्क कर रही होती हैं, वो क्या करती हैं? मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्रिएट कर लेती है हमारी नर्व्स। ऐसे लगता है उनको जैसे ये नर्व्स जो है ना, जिनकी माइलिन शीथ है, ये उन बैक्टीरिया उन ऑर्गेनिजम्स की तरह लगना शुरू हो जाती है। तो जो है ना, उनको ऑटो इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अटैक करना शुरू कर देती है। ठीक है, ये होता है। अब कुछ लोगों में होता है, सब में नहीं होता। तो ये बात होती है। और ये है कि जो है ना, मतलब ये मसला होता है। ठीक है, तो इट इज़ इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी, जो कि कॉमनली किसको प्राइमरी इफेक्ट करेगी? मोटर नर्व्स को। लेकिन इसके कुछ वेरिएंट्स भी होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। लेकिन इट इज़ अ मोस्ट कॉमन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पोलीन्यूरोपैथी। ठीक है, और पेशेंट को हिस्ट्री किसकी होगी? वो बताएंगे कि 1 से 3 हफ्ते पहले हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ था, जीआईटी का इन्फेक्शन हुआ था। और उसमें मैंने आपको बता दिया कि कौन से कॉमन ऑर्गेनिजम्स हैं, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनाई, साइटोमेगलोवायरस, हेपेटाइटिस, एचआईवी। ठीक है, हॉजकिंस डिजीज़ के पेशेंट्स में भी हो सकता है, ल्यूपस के अंदर भी हो सकता है, सर्जरी के बाद भी हो सकता है। तो आपने ये इसकी भी हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है दैट इज़ असेंडिंग पैरालिसिस। ठीक है, अब आपने जो है वो बोचुलिनम का पढ़ा होगा कि उसमें डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है, कि ऊपर से आँखों से जो है ना शुरू होती है पैरालिसिस, और फिर नीचे जाती है, और फिर रेस्पिरेटरी मसल्स इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और फिर पर्सन की डेथ हो जाती है। यहाँ पे कंपाइलोबैक्टर में ऑपोजिट होता है, असेंडिंग पैरालिसिस होती है, लेग से आर्म्स की तरफ जाती है, सिमेट्रिकल होती है। ठीक है, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल जाएगी। फिर क्या होगा कि क्योंकि ये लोअर मोटर न्यूरॉन का प्रॉब्लम है ना, तो इसमें टेंडन रिफ्लेक्सेस कम हो जाएंगी, वीकनेस होगी, फेशियल बर्बर वीकनेस, ये बाद में जाके होगी, शुरू में नहीं होगी। जब असेंडिंग पैरालिसिस ऊपर तक आ जाएगा ना, फिर रेस्पिरेटरी वीकनेस होती है। ठीक है, जब रेस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे तो उसमें फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जाएगी। फिर ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन इसमें होता है, याद रखना है।
ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन इसमें भी होता है जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हो रहा था। ये मैंने खुद देखा हुआ है, गुआन बेरी सिंड्रोम का पेशेंट, और उसको ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन इतना ज़्यादा कि मतलब वो अपने स्टूल को जो है कंट्रोल नहीं कर सकता था, वो अपने यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकता था, और उसके बेड जो है फुल भरा होता था, मतलब किसी भी टाइम वो सबके सामने जो है यूरिनेट कर देता था बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। तो ये एक चीज़ मैंने खुद देखी हुई है गुआन बेरी सिंड्रोम के पेशेंट में, और उसकी मतलब टांगें बिल्कुल हरकत नहीं कर रही होंगी, सिमेट्रिकल पैरालिसिस होगा इस तरह से, ठीक है। और ये चीज़ हो रही होती है। तो ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन में जो है ना ये चीज़ आ जाती है। अब इसका एक वेरिएंट होता है जिसको हम कहते हैं मिलर फीजर वेरिएंट। ये जस्ट आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। इसमें क्या होगा, पेशेंट को ऑफ्थेल्मोप्लेजिया होगा, अलॉन्ग विद दैट एटेक्सिया होगा और एरिफ्लेक्सिया होगा, ठीक है। मतलब सेरिबेलम का भी कुछ आ रहा होगा, एटेक्सिया। तो ये एक चीज़ आ जाती है। तो एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ रैपिडली प्रोग्रेसिंग जो है सेंटिंग वीकनेस पैरालिसिस ऑफ ऑल द फोर एक्सट्रीमिटीज़ फ्रीक्वेंटली प्रोग्रेस टू इन्वॉल्व द, जल्दी जल्दी क्या करेगा, रेस्पिरेटरी, फेशियल और बल्बर मसल्स को ऊपर जब सेंडिंग होगा तो उनको इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है। ज़्यादातर सिमेट्रिक पैरालिसिस होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, एक भी टांग की ज़्यादा हो सकती है दूसरी टांग से, ठीक है। और वीकनेस इसकी माइल्ड टू स्पीयर होती है, और वीकनेस जो है वो डिस्टल टू सेंट्रल मसल्स में आती है। अगर जनरलाइज्ड पैरालिसिस होगी तो इट कैन लीड टू रेस्पिरेटरी अरेस्ट। और ये भी एक चीज़ है कि एक्सट्रीमिटीज़ पेनफुल हो सकती हैं। मैंने पेशेंट की जो है ना गुआन बेरी सिंड्रोम का मुझे केस मिला था, मैंने उसकी एग्जामिनेशन करनी थी लेकिन उसको बहुत पेन थी, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि पेशेंट को पेन हो रही होगी, एक्सट्रीमिटीज़ में भी पेनफुल, मेरे वाले पेशेंट को पेन थी और वो मुझे एग्जामिन नहीं करने दे रहा था, ठीक है। बट सेंसरी लॉस इज़ नॉट टिपिकल, ज़रूरी नहीं है कि हो। तो ये भी एक चीज़ आपने माइंड में रखनी होती है। और फिर ऑटोनॉमिक फ़ीचर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। और फिर हम बात करते हैं कि इसके डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस इसकी क्या होती है, हम क्या करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं, सीएसएफ को एनालाइज करते हैं। तो उसमें हमें प्रोटीन जो है वो एलिवेटेड मिलेगी, लेकिन सेल काउंट नॉर्मल मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है ना, तो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से वो जो एंटीबॉडीज़ होंगी उनका लेवल ज़्यादा हुआ होगा, तो प्रोटीन्स जो हैं वो हमें आईजीजी का लेवल, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का लेवल ज़्यादा होने की वजह से प्रोटीन्स का लेवल ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपने याद रखना है। लेकिन सेल्स काउंट बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिस इज़ नाउन एज एल्ब्यूनो साइटोलॉजिक डिसएसोसिएशन। एल्ब्यूमिन मतलब कि प्रोटीन्स का लेवल ज़्यादा, साइटोलॉजिक मतलब सेल्स का काउंट कम, ठीक है। तो प्रोटीन ज़्यादा, सेल्स कम, दिस इज़ नोन एज एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिक डिसएसोसिएशन, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इसकी डायग्नोस्टिक होती है डेट इज़ इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ऑब्वियसली मसल्स खराब है ना, तो हमने उनकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करनी है उनकी, कि उनके अंदर माइलिन शीथ जो है उसकी कंडक्शन वेलोसिटी कैसी है। जैसे हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस में इवोक्ड पोटेंशियल्स किए थे, इसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रोमाइक्रोग्राफी है, विच इज़ मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट, ठीक है। तो इट शोज़ द डिक्रीज्ड कंडक्शन वेलोसिटी, इट डिटेक्ट्स द डीमाइलिनेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्व्स, ठीक है। तो ये एक चीज़ आ जाती है, इसमें हमें जो है वो मोटर नर्व कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो कम मिलेगी। इसके अलावा रेस्पिरेटरी मसल्स की मतलब काम को देखने के लिए हम इसकी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, फंक्शनल वाइटल कैपेसिटी करवा सकते हैं उनकी मॉनिटरिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। फिर इसकी मैनेजमेंट देखें किसी भी ऑटो इम्यून डिज़ीज़ के लिए ना, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, इसको हम सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एज़ सुन एज़ पॉसिबल पेशेंट की हमने रेगुलर मॉनिटरिंग करनी होती है रेस्पिरेटरी फंक्शन की, जो मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट्स और फंक्शन वाइटल कैपेसिटी आपने करनी है। अगर पेशेंट को जो है वो उसकी वाइटल कैपेसिटी जो है वो 1 लीटर से कम हो गई है, तो आपने जल्दी से उसको वेंटिलेशन पे लगाना है, ठीक है। सबसे पहले हमारी सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। फिर आपने देखना है कि वो जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारी नर्व्स को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, उनको निकालने का कोई तरीका होना चाहिए। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव द थिंग दैट इज़ प्लाज्मा एक्सचेंज। तो हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस की एक्यूट एक्सरबेशन में भी किया था। विद इन फर्स्ट 14 डेज़ हमने क्या करना है, प्लाज्मा फोरेसिस करनी है।
ठीक है। या हमने जो है दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास है दैट इज़ इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन। ये भी क्या करेगी इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन कि वो जो हमारी एंटीबॉडीज़ फॉर्म हुई हुई है उनको जाके पकड़ेगी। ठीक है। तो दोनों की इक्वल एफिकेसी है, लेकिन ज़्यादा आसान जो है वो क्या है आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देना, क्योंकि बॉडी के अंदर एंटर करनी है। प्लाज्माफेरेसिस में तो पूरा ब्लड सफाई होनी है उसकी सारी एंटीबॉडी से, लेकिन आसान जो है वो आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन है। लेकिन प्लाज्मा फेरेसिस जो है वो भी हमारा दोनों का इक्वल एफिकेसी है, काम दोनों का जो है वो एक जैसा होगा। ठीक है। तो हमने क्या करना है, केयरफुली मॉनिटरिंग करनी है। पल्मोनरी फंक्शन की मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत है तो वो देना है। अगर पेशेंट को सिग्निफिकेंट वीकनेस है तो एडमिनिस्टर करनी है आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर प्रोग्रेशन कंटिन्यू कर रही है तो हमने स्वेरिटी को कम करने के लिए प्लाज्मा फेरेसिस करनी है। ठीक है। तो स्टेरॉइड्स का इसमें कोई रोल नहीं है। जैसे हमने देखा कि एक्यूट एक्सरबेशन में हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस में स्टेरॉइड्स हम देते होते थे, यहाँ पे स्टेरॉइड्स का रोल नहीं है। ठीक है। तो इसका डायग्नोसिस जो होगा वो हमारा सीएसएफ फ्लूइड एनालिसिस की वजह से होगा, जिसमें हमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, सेल काउंट जो है वो नॉर्मल मिलेगा या कम मिलेगा। और क्लिनिकल फाइंडिंग से हम रूल आउट कर लेंगे कि असेंडिंग पैरालिसिस हो रही होगी और सारा कुछ, और नर्व कंडक्शन वेलोसिटीज़, इन तीनों से हम जो है वो करते हैं। ठीक है। इन गुआन बेरी सिंड्रोम रैपिड प्रोग्रेशन टू रेस्पिरेटरी फेलियर कैन अकर within hours. Therefore, a timely and accurate diagnosis is critical. If you suspect Guillain-Barré syndrome, immediately admit the patient to hospital for monitoring. ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब मैं इसके डिविजन से आपको दिखा देती हूँ अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो। So Guillain-Barré syndrome is a heterogeneous group of immune-mediated conditions caused by mostly Campylobacter jejuni, causing acute paralysis evolving over days or weeks with loss of tendon reflexes. इसका जो हमारे पास है एक जो है हम कह सकते हैं वेरिएंट, वो है मिलर फीजर सिंड्रोम, जिसमें जो है क्या होता है ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया और एरिफ्लेक्सिया। So there is distal paresthesia from lower to upper limbs, facial bulbar weakness, respiratory weakness, rapid deterioration to respiratory failure can develop within hours. Examination shows diffuse weakness with loss of reflexes. ठीक है। और मिलर फ्यूजन का मैंने आपको बता दिया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया एंड एरिफ्लेक्सिया होगा। इन्वेस्टिगेशंस में सीएसएफ प्रोटीन रेज्ड होगी विद नो सीएसएफ वाइट ब्लड काउंट रेज्ड, और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चेंजेस में emerge after a week or so with conduction block and multifocal motor slowing symptoms. In management, we have the plasma exchange or the IV immunoglobulins, active treatment, supportive therapy to prevent the pressure source or deep venous thrombosis, or regular monitoring of the vital capacity, acute phase to check for the respiratory failure, and electromyography. Guillain-Barré syndrome का एक mnemonic लिखा हुआ था 5 A's. A for acute inflammatory demyelinating polyradiculopathy, then ascending paralysis, then autonomic dysfunction, then albuminocytologic dissociation जो कि हमें CSF एग्जामिनेशन में मिलेगी, और एरिफ्लेक्सिया। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी यूक्यूज़। तो सबसे पहले देखें 25 years old man presented with rapidly progressive paralysis of all 4 limbs over days। ठीक है। तो एक्यूट है पैरालिसिस, तो एग्जामिनेशन पे हाइपोटोनिया मिला है, मतलब पावर भी कम है, रिफ्लेक्सेस भी एब्सेंट है सारे लिम्स में, मतलब लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस है। सेंसेशंस वर नॉर्मल। सीएसएफ एग्जामिनेशन पे हमें क्या मिला कि जो है प्रोटीन्स हमें जो है वो ज़्यादा मिल रही हैं, और सेल काउंट जो है वो हमारा नॉर्मल है। तो दिस विल बी गुआन-बेरी सिंड्रोम। कंफर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, सीएसएफ एग्जामिनेशन पे हमें एलिवेटेड प्रोटीन्स मिलेंगी, सेल काउंट नॉर्मल मिलेगा, और इसके अलावा हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे जो कि मोस्ट स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट है, उसमें हमें वो कंडक्शन वेलोसिटीज़ कम मिलेंगी। एमआरआई हम करवाएंगे जो कि उसकी इमेजिंग करवाएंगे स्पाइनल कॉर्ड की, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे, और टू आइडेंटिफाई द कॉज हम जो है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, लाइक साइटोमेगलोवायरस है, कंपाइलोबैक्टर है, कौन सा, स्टूल कल्चर और ब्लड कल्चर करवाएंगे, और इम्यूनोलॉजिकल ब्लड टेस्ट करवाएंगे।
तो ये चीज़ें हैं। हाउ विल यू मैनेज द केस? जनरल ट्रीटमेंट में हम काउंसलिंग करेंगे अटेंडेंट की अबाउट द डिजीज़ प्रोग्रेशन, वाइटल मॉनिटरिंग, रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग करेंगे, सेंड एबीजी एवरी 4 आवर्स, और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एज सुन एज पॉसिबल जो हमने करना होता है IV इम्यूनोग्लोबुलिन्स 10 इंजेक्शंस एट लीस्ट, और प्लाज्मा फिरेसिस जो है वो हमने करना होता है। ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। A 15 years old boy is brought to you with progressive weakness of both lower limbs over a period of 7 days. तो acute है, progressive है, lower limbs का है, और पहले वो नॉर्मल था एक्सेप्ट उसको माइल्ड फ्लू था, तो इन्फेक्शन हिस्ट्री है। फिर क्या है कि उसको जो है पावर उसकी जो अपर लिम्ब में है वो ठीक है, लोअर लिम्ब में कम है, और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है, मतलब हमारे पास क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्वमेंट है। सो दिस विल बी गॉनबेरी सिंड्रोम। और इन्वेस्टिगेशंस हम क्या करवाएंगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं आप बताएंगे कि अगर बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन है तो उसको हम मैनेज करेंगे बाय अर्ली मॉनिटरिंग। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो उसके लिए हम जो है मैंने आपको बताया था ना वो वाला जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस वो वाले ट्रीटमेंट लिखना है, सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं। रेस्पिरेटरी फेलियर है तो उसके लिए वेंटिलेटरी सपोर्ट करेंगे, ABGs 4 आवरली करवाएंगे। कार्डियक एरिथमियाज हैं तो ECG करवाएंगे, कॉल टू CCU फॉर फर्दर एवेलुएशन। अगर न्यूरोपैथिक पेन है तो रिलोजोल देंगे। अगर प्रेशर सोर्स हैं तो उसकी हम जो है बेड मूवमेंट करवाते रहेंगे, फिजियोथेरेपी करवाते रहेंगे। ठीक है। An adequate management is undertaken by a multidisciplinary team which include nurses, physiotherapists, rehabilitation specialists, occupational therapists, speech therapists and dietitians। ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। इसमें हमने पेशेंट की करते रहना होता है उसकी जो है ना मॉनिटरिंग, रेगुलरली मसल स्ट्रेंथ देखते रहने होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन, स्वेलोइंग फंक्शन, ऑटोनॉमिक फंक्शन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रिदम, ब्लैडर बाउल कंट्रोल, ये सब कुछ हमने मॉनिटर करते रहना होता है। कॉम्प्लिकेशंस को देखते रहना होता है कि कहीं चोकिंग तो नहीं होगी, कार्डियक एरिथमियाज, इन्फेक्शंस, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, पेन, डिलीरियम, डिप्रेशन, यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, कॉर्नियल अल्सरेशन, डाइटरी डेफिशिएंसी, हाइपोनेट्रीमिया, प्रेशर सोर्स, ये सब कुछ। और मैनेजमेंट इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है ना उसका वो आप वही वाला लिखेंगे जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमने कॉम्प्लिकेशंस बनाई थी ना, उनका जो मैनेजमेंट किया था वही वाला। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गॉनबेरी सिंड्रोम। जो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ मैंने आपको करवाया था ना उसका UQ रह गया था एक डिस्कस करने वाला। तो ये जो सारा बताया हुआ है ना कि 58 ईयर्स ओल्ड मेल विद प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ ऑल 4 लिम्स, मतलब मोटर सिम्टम्स भी हैं, और वेस्टिंग एंड पावर ग्रेड 2 इन द लोअर लिम्स एंड ग्रेड 2 इन द अपर लिम्स, मतलब उसकी पावर अपर और लोअर लिम्स दोनों में कम है ना, और फैसिकुलेशंस भी हैं। तो ये सब कुछ आपको बता रहा है कि अपर के भी साइंस हैं, लोअर के भी साइंस हैं। ठीक है। और रिफ्लेक्सेस भी उसकी ब्रिस्क हुई हुई है, और बाकी चीज़ें ठीक हैं। तो डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ दिस कंडीशन इसमें आप लिखेंगे वो जो मैंने आपको डेविडसन की डाय बताई थी ना 4 वेरिएंट्स के, एमाइट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, बल्बल पाल्सी है, और जो है था ना प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, और ठीक है वो इसके वेरिएंट्स हैं। और इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट जो है उसमें रिलोजोल है, शोज़ द स्लोज द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ एंड इज़ अ ग्लूटामेट एंटागनिस्ट। पैलिएटिव केयर आपने लिख देनी है कि वेंटिलेटरी सपोर्ट, फीडिंग सपोर्ट एंड स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फिजियोथेरेपी। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट है हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।